नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और अब वक्त है मुकाबला का। उत्तर प्रदेश की लड़ाई दिन ब दिन दिलचस्प होती जा रही है। अखिलेश यादव ने जाटलैंड में दबदबे के लिए जयंत चौधरी को अपने साथ मिलाया, लेकिन कल दिल्ली में 250 से ज्यादा जाट लीडर्स ने बीजेपी को फिर से जिताने का भरोसा दिया। यह बैठक अमित शाह की हुई। आज अमित शाह और बीजेपी ने फिर अपना नहले पर दहला चला। अमित शाह ने मथुरा का दौरा किया, भगवान की पूजा की, गलियों में घूमे, लोगों से बीजेपी के लिए वोट मांगा। इस तरह से अमित शाह ने व्रत क्षेत्र का समीकरण साधने की कोशिश की। दूसरी ओर सीएम योगी आदित्यनाथ बिजनौर पहुंचे। उन्होंने मंच से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की पुरानी सरकारों पर जमकर हमला बोला, जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गाजियाबाद का मोर्चा संभाला। गाजियाबाद के मोदी नगर में उन्होंने बीजेपी को पश्चिम यूपी की जनता का सबसे बड़ा हितैषी बताया। मैं पश्चिम के लोगों को जानता हूं। लोग कहते हैं कि भाई चाहे जो कुछ हो जाए, बात का धनमान होना चाहिए। क्या मानते हैं? जो कहे सो करे, सपूत तो ही है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस हिंदुस्तान की इकलौती ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो कहती है उसे करके दिखाती है। ये बात तो थी बीजेपी के मोर्चेबंदी की। कल जब शाह ने यह कहा था कि अखिलेश के साथ ही जयंत चौधरी का खुले दिल से स्वागत है, तो इस पर जयंत चौधरी का भी रिएक्शन आया। उन्होंने कहा कि मैं कोई चवन्नी नहीं हूं कि कोई भी मुझे पलटा दे। पहले आपको सुनाते हैं जयंत चौधरी की बात। कल रात से खबर चलाई जा रही है कि एक बहुत बड़ी बैठक हुई दिल्ली में। ये लोग कहां गए थे जब लखीमपुर में किसानों को कुचला गया, रौंदा गया? पशु भी होगा तो आप इस तरह से गाड़ी, कोई इंसानियत रखने वाला कोई भी इंसान इस तरह की वारदात नहीं होने देगा। और आज भी वे लोग मंत्री बने बैठे हैं। आज भी सुशोभित किया जाता है उनको, मंचों पे उनका सम्मान रखा जाता है। ये लोग कहां थे जो आज आपसे उम्मीद कर रहे हैं, मुझसे उम्मीद कर रहे हैं? मैं कोई चवन्नी हूं जो ऐसा करके जो मैं पलट जाऊंगा? उत्तर प्रदेश में जाति की जंग हावी है। जाटलैंड की अगर बात करें तो 2014 और 2017 में जाटों ने बीजेपी पर भरोसा जताया था। बम्पर जीत हुई बीजेपी की, ये सब जानते हैं। हालांकि अब ये कहा जा रहा था कि किसान आंदोलन की वजह से ये वोट बैंक बीजेपी के हाथ से छिटक गया है, लेकिन अमित शाह को जिस तरह से जाटों ने भरोसा दिलाया, ऐसा कहा जा सकता है कि कुछ भी यूपी में हो सकता है। तो यहां पर सवाल यह है कि 2022 में जाट किस पर भरोसा दिखाएंगे? विपक्ष का लखीमपुर वाला कार्ड चल पाएगा? जयंत के आने से अखिलेश को फायदा होगा या फिर नुकसान? ऐसे कई सवाल हैं। आज इन सभी बातों पर हम करेंगे चर्चा। मुकाबला में बड़ी बहस होगी। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी हमारे साथ है। समाजवादी पार्टी की ओर से प्रवक्ता अब्दुल हफीज गांधी हैं। अनिल दुबे हमारे साथ आरएलटी से प्रवक्ता जुड़ गए हैं। आप राष्ट्रीय सचिव हैं आरएलटी के। और बीजेपी समर्थक शिवम त्यागी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राकेश त्रिपाठी जी, आप ही से शुरुआत कर लेते हैं। अब जयंत चौधरी तो खुलेआम कह रहे हैं मैं कोई चवन्नी थोड़ी ना हूं जो पलट जाऊंगा। अब आप भले ही हाथ खोलकर, दरवाजे खोलकर न्योता दे, जयंत चौधरी तो नहीं मानने वाले। उनकी बयानों से ये साफ नजर आता है। देखिए मीनाक्षी जी, कल ये बात स्पष्ट तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने कहा था कि जयंत चौधरी जी ने गलत रास्ता पकड़ लिया है, जिस रास्ते पर पराजय तय है। अब जयंत चौधरी जी को तय करना है कि उनको पराजय का ही वर्ण करना है, तो कोई उन्हें रोक नहीं सकता है। लेकिन वो पराजय के बाद भी अगर उन्हें लगे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके उत्तर प्रदेश की बेहतरी के लिए वो काम करना चाहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे तब भी खुले रहे। क्योंकि उत्तर प्रदेश की बेहतरी के लिए, किसानों की बेहतरी के लिए कोई भी अगर अपना योगदान देना चाहता है, तो भारतीय जनता पार्टी उसके योगदान को ना नहीं कह रही। लेकिन ये सच है कि जो बातें चौधरी अजीत सिंह जी ने कही थी, आज उस बात को जयंत चौधरी जी नहीं मान रहे। चौधरी अजीत सिंह जी ने कहा था कि जिस गाड़ी पर सपा का झंडा, समझो उसमें बैठा गुंडा। लेकिन पता नहीं क्यों आज क्या हो गया है जयंत जी को कि अपने पिताजी की बात को नहीं मान रहे। क्या यह सच्चाई नहीं है कि नेताजी मुलायम सिंह यादव ने चौधरी चरण सिंह जी की विरासत को किस प्रकार से कब्जा करके चौधरी अजीत सिंह जी को दरकिनार कर देने का काम किया था? क्या यह सच्चाई नहीं है कि मुजफ्फरनगर के दंगे में किस तरह से जाटों पर अत्याचार हुआ और जयंत चौधरी जी की, चौधरी अजीत सिंह जी की कुछ नहीं सुनी गई? आजम खान का पूरा प्रभाव चलता रहा। और आज भी जयंत चौधरी जी क्या ये दावा भर सकते हैं? मैं तो देख रहा हूं
कि आज मुजफ्फरनगर में जो टिकट आरएलडी को मिले हैं उन पर समाजवादी पार्टी के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। आप मार्च में देख लीजिए, मथुरा के मार्च में कई आरएलडी को अपना कैंडिडेट वापस लेना पड़ा, समाजवादी पार्टी ने वहां भी दबाने का प्रयास किया। आखिरकार जयंत चौधरी जी इतना कमजोर क्यों नजर आ रहे हैं? ठीक है, अनिल दुबे जी हमारे बीच में मौजूद ही हैं आरएलडी के ओर से पक्ष रखने के लिए। अनिल दुबे जी बताइए, अब राकेश त्रिपाठी ये कह रहे हैं कि वो चौधरी अजीत सिंह ही थे जिन्होंने कहा था कि जिसकी गाड़ी पर सपा का झंडा समझो उसमें बैठा गुंडा। राकेश त्रिपाठी को यही, चूंकि उनके पास उनकी पार्टी ने कोई काम तो किया नहीं है, ना तो किसानों का विकास किया है, ना नौजवानों का विकास किया है, ना किसानों को गन्ने का मूल्य दिया है, ना लागत का 1.5 गुना मूल्य दिया है, ना किसानों की आमदनी 2 गुनी करने का काम किया है। किसानों को तबाह किया गया है। किसान अपने पैसे के लिए, अपने गन्ने के बकाये के लिए आज भी परेशान है। लगभग 18,000 करोड़ रुपया आज भी बाकी है। 1 साल तक जाड़ा गर्मी बरसात में किसान आंदोलन करते रहे, 700 किसान शहीद हो गए। उस पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने, इनके नेताओं ने, इनकी सरकार ने कुछ नहीं कहा। तो इनको तो चूंकि इनके पास बताने के लिए कुछ है नहीं, तो ये इस तरह की बात करेंगे। ये इनके पास मुद्दे हैं नहीं, तो ये पुरानी चीजों को उछालने की बात करेंगे। लेकिन अब जनता इनके छलावे में आने वाली नहीं है। जनता ने अपना नैरेटिव, अपने मुद्दे सेट कर लिए हैं। इनको अब गन्ने के सवाल पर, इनको किसानों के सवाल पर, इनको किसानों की आमदनी 2022 में 2 गुनी नहीं हुई उसके सवाल पर, महंगाई के सवाल पर, नौजवानों के रोजगार के सवाल पर जवाब देना पड़ेगा। और 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता इनसे जवाब लेकर के रहेगी और इनको इस बात का जवाब देगी। हाथरस की घटना लोग नहीं भूले हैं। आज इनको जयंत चौधरी जी की याद आ रही है। जयंत चौधरी जी को अच्छा आदमी और उनको न्योता देने की बात कर रहे हैं। जयंत चौधरी जी ने इनके न्योते को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि पहले 700 किसानों के उन परिवारों को याद करिए, उनको न्योता भेजिए, उनके परिवारों को न्योता भेजने का काम करिए। ठीक है, मैं जल्दी से जवाब दे लेती हूं। कहा कि हम कोई चवन्नी नहीं है तो हम पलट जाएंगे। लेकिन इन्होंने तो एक प्रकार से इनको अपनी पराजय दिख रही है। उत्तर प्रदेश की जनता, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता जयंत चौधरी जी के साथ खड़ी है और इनको अपनी पराजय दिख रही है। इनका कल का जो इन्होंने मीटिंग की, उस मीटिंग में इन्होंने जो 250 लोगों को बुलाया वो सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। उसमें कोई नेता नहीं था, उसमें कोई अब अनिल दुबे जी इतनी बड़ी बात भी मत बोलिए कि जितने नेता थे, मतलब सारे जाट नेता आपकी तरफ, उसके अलावा जितने जाट हैं वो नेता ही नहीं है। मेरा राकेश जी, अब मुझे इस बात का जवाब दे जो आज जयंत चौधरी जी ने भी कहा। उन्होंने ये कहा, अनिल जी मैं आऊंगी वापस आपके पास। जयंत चौधरी कह रहे हैं कि दिल्ली में जब आप मीटिंग कर रहे हो उस वक्त आप कहां थे जब लखीमपुर हुआ? हमारे साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश। अनिल जी आपकी बात हो गई है, राकेश जी का समय है जवाब देने का। राकेश जी के साथ खड़ी है, लामबंद है। मैंने जो सवाल पूछा था उस सवाल का जवाब तो अनिल दुबे जी ने दिया नहीं कि आखिरकार जयंत चौधरी जी आज इस पूरे गठबंधन में इतनी कमजोर स्थिति में क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? क्यों मुजफ्फरनगर में उनके टिकट पर समाजवादी पार्टी के नेता चुनाव लड़ रहे हैं? क्यों मार्ट में, मथुरा के मार्ट में आरएलडी को पीछे हट जाना पड़ा? क्यों चौधरी अजीत सिंह जी की कही गई बात पर जयंत चौधरी जी आज खड़े नहीं उतर पाए हैं? मैंने जो सवाल पूछा था अनिल जी ने उसका जवाब नहीं दिया। झूठे आंकड़े जरूर रखे हैं। मैं चुनौती देकर के कह रहा हूं और मीनाक्षी आपसे भी आंकड़ा कर रहा हूं, ये जो आंकड़ा इन्होंने रखा है 18,000 करोड़ रुपए बकाया है, मैं चुनौती देकर के कह रहा हूं या तो ये राजनीति छोड़ दें या मैं राजनीति छोड़ दूं अगर 18,000 करोड़ रुपए के बकाये की बात इनकी सही है। झूठ बोलना इस प्रकार से टीवी डिबेट्स में ये तरीका ठीक नहीं है। 1,55,000 करोड़ रुपए गन्ना मूल्य भुगतान भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने किया है। केवल 92,000 करोड़ रुपए गन्ना मूल्य भुगतान किया था समाजवादी पार्टी सरकार ने। ये जवाब देना पड़ेगा ना जयंत चौधरी जी को जाकर। ठीक है राकेश जी, अनिल जी देखिए आप दोनों साथ साथ बोलेंगे, जनता कुछ नहीं समझेगी। एक मिनट, दोनों लोग शांत हो जाएं। एक मिनट, दोनों लोग शांत हो जाएं। अब अनिल दुबे जी, इससे बड़ा एग्जाम्पल और क्या हो सकता है कि आपकी पार्टी के शामली से उम्मीदवार को सरेआम नाहिद हसन के समर्थक ये डराएं? देखिए वो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, चौधरी साहब आपकी पार्टी के नेता हैं, लेकिन संयुक्त रूप से चुनाव लड़ रहे हैं ना। लेकिन तस्वीरें हमने दिखाई कि जाट और मुस्लिम के समीकरण को समझाते हुए खुलेआम आपके नेता को धमकी दी जा रही है। ऐसी क्या मजबूरी है सर आपकी? ये तो भारतीय जनता पार्टी का दुष्प्रचार है मीनाक्षी जी। भारतीय जनता पार्टी
के प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी के नेता गांव में घुस नहीं पा रहे हैं, गांव में लोग उनका विरोध कर रहे हैं, उनको काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, उनके मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। वहां की जनता इनके खिलाफ है, वहां की जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को गांव में वाक्य का जिक्र कर रही हूँ, मैं जरा रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर वो वीडियो चलवा सके तो थोड़ा वो वीडियो भी चलवा दीजिएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये घुस नहीं पा रहे हैं। इनके लोग कह रहे हैं कि हमको डिजिटल प्रचार का ही सहारा है क्योंकि जनता हमको आने नहीं दे रही है। नहीं अनिल दुबे जी, मैं जिस वाक्य का जिक्र कर रही हूँ, नाहिद हसन के समर्थक खुलेआम ये कह रहे हैं कि मुसलमान वोट आपको नहीं मिलेगा। प्रसन्न चौधरी को खुलेआम वो धमकी दे रहे हैं। एक मिनट राकेश जी, पार्टी कर रही। एक मिनट, हाँ अनिल दुबे जी, इस वाक्य पर जवाब दीजिएगा, ये क्या मजबूरी है? पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी जयंत सिंह जी ने भाईचारा सम्मेलन किए, भाईचारे को कायम करने का काम किया। आज पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान, अल्पसंख्यक, सब नौजवान सब एक साथ है, सब एक दूसरे के साथ है, इस चुनाव में सब साथ है। इसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी परेशान है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ जरूरत क्या पड़ी, जब चुनाव आया तो एक जात की मीटिंग करने चले, कभी आप उनको हिंदू बना देते हो, कभी एक जात की बात करते हो। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और जातियां नहीं है, और किसान जातियां नहीं है, उनकी मीटिंग की जरूरत नहीं पड़ी। आप हताश है और आपने कल की मीटिंग बुला करके, और जिस तरह से इनके गृह मंत्री ने, जिस तरह इनके लोगों ने बात की, उससे ये लगता है कि इन्होंने अपनी पराजय स्वीकार कर ली है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी का गठबंधन विजय की ओर है और वो भारी बहुमत से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो है सरकार बनाने की। ठीक है अनिल जी, आपने अपनी बात रखी। मैं आऊंगी हफीज गांधी जी आपके पास, लेकिन शिवम जी एक बात बताएं, ये भारतीय जनता पार्टी की हताशा नहीं है तो फिर इसे और क्या कहा जाएगा कि जयंत चौधरी साफ साफ मना कर चुके हैं। वो ये कह रहे हैं मैं कोई चवन्नी थोड़ी ना जो पलट जाऊं। जयंत चौधरी ये कह रहे हैं कि पहले उन 700 किसानों के घर पे जाकर न्योता दें जो किसान आंदोलन के दौरान शहीद हो गए, मारे गए। और अभी भी अमित शाह हो, प्रवेश वर्मा हो, जितने बड़े नेता हो, बालियान साहब हो, ये कह रहे हैं कि जाटों के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। जयंत चौधरी बहुत अच्छे हैं, हमारे दरवाजे उनके लिए खुले हैं। मीनाक्षी जी, कल जब ये हुआ तो इस दौरान जो है प्रवेश वर्मा जी भी कहीं पर बैठे हुए थे। उन्होंने बड़ा साफ कहा कि जो है हमने उनको कोई ऑफर नहीं दिया है आने का, लेकिन हाँ हम ये जरूर मानते हैं, और मैं भी मानता हूं और सब मानते हैं कि वो एक अच्छे युवा हैं, अच्छे परिवार से आते हैं और यहां आना चाहिए। मेरा मानना है हर पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी है कि प्रदेश के 25 करोड़ लोगों तक और एक एक पॉलिटिकल पार्टी से बात कीजिए, कहीं ना कहीं संबंध स्थापित कीजिए। लोकतंत्र है और लोकतंत्र में आपको लोगों के पास जाना ही चाहिए। आपको अगर अपनी सरकार दोबारा से बनानी है, जनता के बीच में चुनकर आना है, तो कहीं कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो कितना अफेक्ट करेंगे वो एक देखने वाली बात है। 14 में कितना अफेक्ट किए, बड़े नेता थे। 17 में कितना अफेक्ट किए, बड़े नेता थे। 19 में कितना अफेक्ट किए, बड़े नेता थे। लेकिन बावजूद मैं इसके ये भी कहना चाहूंगा कि सिर्फ बड़े नेता होना इस बात का सबूत नहीं। आप मुझे एक चीज बताइए, मैं उसी बेल्ट से आता हूं। लेकिन शिवम, एसपी-आरएलडी का गठबंधन भी तो इसी मर्तबा इतनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है ना। नहीं देखिए मीनाक्षी जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब अखिलेश जी मिलकर लड़े थे बुआ जी से, तो ये कहा गया था कि इस दुनिया में इससे बेहतर कोई गठबंधन ही नहीं है। को कास्ट कॉम्बिनेशन मिलाकर आज प्रदेश की जनता ने 2014 के बाद से चुनाव जिताने बंद कर दिए हैं। आज जो सड़क देता है, बिजली देता है, पानी देता है, उनको चुनाव मिलता है। अनिल दुबे जी से पूछिए, इनके केंद्र में मंत्री भी रहे स्वर्गीय श्री अजीत सिंह जी, खुद मुलायम सिंह यादव जी के परिवार से 4 बार मुख्यमंत्री रहे। पूछिए इन्होंने कभी मेरठ से दिल्ली से बागपत तक सड़कें भी बनवाई क्या? सड़क में इतना बड़ा गड्ढा होता था कि अगर गाड़ी का एक पहिया चला जाए तो पूरी गाड़ी अंदर समा जाए। मतलब 4 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद ये बेसिक सड़क नहीं दे पाए। बिजनौर से शामली की दूरी 100 किलोमीटर है और 4 घंटे वहां पर जाने में लगते हैं। पिछले 5 साल से आपकी सरकार थी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सड़क गड्ढे में या गड्ढे में सड़क है, पता नहीं चल रहा। एक करके शिवम जी बात पूरी कर ले। जाटों के ठेकेदार कहां थे? आज इनको जाट याद आ रहे हैं, जाटों के नेता ये बन रहे हैं, उनके युवाओं। मतलब इन्होंने सैफई में तो हजारों करोड़ लगा दिया, लेकिन जो बागपत दिल्ली से महज कुछ किलोमीटर दूर है, वहां सड़क नहीं दे पाए, बिजली नहीं दे पाए, पानी नहीं दे पाए। मेरठ का हाल आकर देख लीजिए, बड़ौद का हाल आकर देख लीजिए, मुजफ्फरनगर का हाल आकर देख लीजिए, सहारनपुर का हाल आकर देख लीजिए। 2014 से पहले क्या था? आज इनको अपनी जाति याद आ रही है। ये जाति नहीं,
काम पर वोट मांगिए और आइए जनता के बीच में। और मेरा मानना अभी भी ये है कि बिल्कुल बात की जानी चाहिए। अगर जयंत जी गलत जगह गए हैं, जरूर बात की जानी चाहिए और उनका खुलकर स्वागत भी किया। ठीक है अब्दुल हफीज गांधी जी, आज अमित शाह ने बहुत सारी बातें कही हैं, मैं उन कुछ बातों के साथ आपके पास आ रही हूं। माफियाओं पर एक्शन होता है तो अखिलेश यादव को दर्द होता है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने का हक ही नहीं है, अखिलेश को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, इतना तक वो कह गए आज। मीनाक्षी जी, मैं समझता हूं कि अमित शाह जी को अपनी भाषा पर संयम रखना चाहिए। राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं वो, लेकिन जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल अमित शाह जी कर रहे हैं ये मैं समझता हूं कि राजनीति में उचित नहीं है। दूसरा सवाल उन्होंने उठाया माफियागिरी का, तो बीजेपी की लिस्ट उठाकर देख लीजिए। अभी तक की जो इनकी लिस्ट है उसमें करीब 80 से ऊपर आपराधिक रिकॉर्ड के लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के मुताबिक जो है वेबसाइट पर या सोशल मीडिया पर कैंडिडेट्स का जो आपराधिक रिकॉर्ड है वो डालना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी ने काफी लोगों को जो है वो टिकट दिया है। इसका जवाब मैं समझता हूं कि इनको कहीं ना कहीं देना चाहिए। मैं आपके सामने एक लिस्ट रख रहा हूं जिसको भारतीय जनता पार्टी कह दे कि आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। ब्रजेश सिंह रावत लड़ रहे हैं देवबंद से, सुरेश कुमार राणा थाना भवन से, मुकेश चौधरी नकुट से, बाबूलाल फतेहपुर सीकरी से, अमित अग्रवाल मेरठ कैंट से, कमल दत्त शर्मा मेरठ सिटी से, दिनेश कुमार हस्तिनापुर से, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से, उमेश मलिक बुडाना से, योगेंद्र उपाध्याय आगरा दक्षिण से, प्रदीप चौधरी बुलंदशहर से, कुंवर भातेंदु सिंह नजीबाबाद से, सोमेंद्र सिंह तोमर मेरठ दक्षिण से, डॉक्टर जीएस धर्मेश आगरा कैंट से, यशवंत सिंह नगीना से, जगपाल सिंह सहारनपुर देहात से, अनिल पाराशर कोल से, धर्मेश सिंह तोमर धौलाना से, डॉक्टर धर्मपाल सिंह एतमादपुर से, एमपी आर्या नवाबगंज से, कपिल देव अग्रवाल मुजफ्फरनगर से, नंद किशोर गुज्जर लोनी से, राजीव गुंबर सहारनपुर नगर से, सत्यवीर त्यागी किठौर से, धर्मपाल सिंह आमला से, लक्ष्मी राज सिकंदराबाद से, अनिल शर्मा शिकारपुर से, संगीत सोम सरदना से, देवेंद्र नागपाल नौगांव सादात से, हरेंद्र सिंह गढ़मुक्तेश्वर से, प्रशांत चौधरी मीरापुर से, राजबाला मिलिक सुरक्षित सीट से, विक्रम सिंह खतौली से, योगेश धामा बागपत से, अजीत, बहुत सारे इस तरह के नाम हैं। मैं आपको याद दिला दूं, ये सारे के सारे आपराधिक रिकॉर्ड के लोग कौन लोग हैं। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज आप लोग पूरी लिस्ट के साथ बैठे हैं। नहीं, मैं एक चीज कह रही हूँ कि मुझे बहुत खुशी है कि आपने पूरी लिस्ट पढ़ी। मुझे टोटल नंबर बता दीजिए तो और बेहतर हो जाएगा। टोटल नंबर कितने हैं दागी उम्मीदवारों के जो भारतीय जनता पार्टी के हैं? शिवम जी, आऊंगी आराम से आपके पास, ठीक है ना? 82 लोगों से ज्यादा जो है 82 लोगों से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने आपराधिक रिकॉर्ड के लोगों को टिकट दिया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी पर जो केसेस थे दंगा भड़काने के और बहुत तरह तरह के केसेस थे उन्होंने वापस ले लिए। मैं और 6 जो मंत्री हैं अभी जिनको टिकट हुआ है उन पर आपराधिक रिकॉर्ड है। मैं आपको 2017 में ले चलता हूं। करीब 380 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी लड़ी थी। नहीं, मैं वापस आप ही के पास आ रही हूं। एडीआर की रिपोर्ट है 38% दागी प्रत्याशियों को भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में टिकट दिए थे। हाँ, ठीक है। मैं एक छोटा सा सवाल आपके पास लेकर आ रही हूं। आपने 80 से ऊपर नाम गिना दिए, कुछ नाम आपने लिए और मैंने इसलिए आपसे पूछ लिया कि दर्शकों को कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। भारतीय जनता पार्टी के 80 से ऊपर दागी उम्मीदवार हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी है। आज मैं समाजवादी पार्टी की भी और बीजेपी की भी दोनों लिस्टें देख रही थी और मुझे ये देखकर इतनी हैरानी हुई कि आज आजम खान ने जब अपना पर्चा भरा है तो जितने केसेस उन पर लगाए गए हैं अकेले आजम खान सर पर, आप मतलब इसे कतई बुरा मत मानिएगा, लेकिन 4 पन्ने तो केवल केसेस के आजम खान के नाम से ही भर गए सर। 104 केसेस हैं टोटल, बीजेपी से फिर भी 20 ज्यादा। सारे के सारे पन्ने पिछले 2 साल में भरे हैं। आप जान सकते हैं कि ये 2 साल में पन्ने क्यों भरे गए हैं। जब जमानत मिल जाती थी फिर एक केस लाद दिया, फिर जमानत मिल गई फिर एक केस लाद दिया। ये पॉलिटिकल वेंडेटा है। आप समझ सकते हैं कि 100 से अधिक केस 2 साल में किसी भी व्यक्ति पे हो जाएंगे। तो इससे साफ जाहिर है कि आजम साहब को राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने परेशान किया है। बार बार मैं कह रहा हूं कि जिस तरह के केसेस आजम खान साहब पर किए गए हैं भारतीय जनता पार्टी में पिछले 2 साल के अंदर, सारे के सारे केसेस पिछले 2 साल के हैं। ये ऐसा क्यों किया गया है मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट पर चर्चा मीडिया में होनी चाहिए। हमारी लिस्ट पर आप चर्चा कीजिए, पब्लिक है हमारी लिस्ट, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की भी लिस्ट पर चर्चा कीजिए, जो मैं समझता हूं कि मीडिया में नहीं हो रही है। और इसलिए मुझे आज लिस्ट लेकर बैठना पड़ा। हफीज जी, मैं तो कह रही हूं आप हर चर्चा में आइए। भारतीय जनता पार्टी हफीज जी, आप हर चर्चा में आइए
और उस हर पर चर्चा सुप्रीम में कोर्ट आप की ये लिस्ट जजमेंट के पढ़िए, हिसाब से मुझे कोई ये गुरेज सारे नहीं। के सारे नाम पड़े हुए हैं, इन पर भी चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। मैं तो कह रही हूँ कि आज आप नहीं, लिस्ट इन पर लेकर क्या आए। चर्चा है मीनाक्षी जी? मैंने आप तब तक दिल पर आपको हाथ नहीं रखकर टोका। बता दीजिए। सर नहीं, मैंने तब तक आप हफीज बता की दीजिए सुनिए मीनाक्षी ना। जी, क्या भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट पर एक भी चर्चा आपने कराई है? मैं तो कल भी की नहीं है, मीनाक्षी जी, मुझे मैंने बता परसों दीजिए भी कि की है। भारतीय सर, जनता पार्टी सर, की सुनिए लिस्ट ना। पर एक भी चर्चा आपने आप कराई अगर है? आप मेरे मुझसे अगर सवाल नहीं पूछ नहीं, रहे हैं तो बिल्कुल मेरा उसी जवाब लिस्ट भी पर चर्चा, सुनिए। आपने सुनिए। हमारी लिस्ट पर बहुत चर्चा की है। अरे केशव नहीं, प्रसाद नहीं, मौर्य नहीं, के मेरा ऊपर सवाल तक पूरा चर्चा हो हो गई। जाए। आप ये चाह आपने रहे हमारी हैं लिस्ट कि मैं पर आपको exclusive प्रमाण debate दूं कराई तो आप क्या जाके कल भारतीय की और जनता परसों की पार्टी बहस के में जो दागी कीजिएगा। प्रत्याशी अब हैं, राकेश जी, आपने उस पर एक भी डिबेट कराई है? एक्सक्लूसिव डिबेट तो आप मुझे बता दीजिए। अब मैं आपसे क्या बोल रही हूँ अब्दुल एक भी हफीज जी, exclusive debate आपने अगर भारतीय अगर जनता पार्टी अगर की लिस्ट पर आजम कराई है तो खान आप के मुझे ऊपर बता चर्चा हुई तो केशव प्रसाद मौर्य पर भी चर्चा हुई। अगर अब्दुल्ला आजम पर चर्चा हुई तो जितने लिस्टों में आपने नाम गिनाए ना, चाहे उसमें नहीं, सुरेश राणा का exclusive नाम debate, हो या मैं संगीत आपसे सोम का नाम हो, exclusive पूछ रहा हूं। मैं तो ये देखिए, कह रही हूँ कि ये बड़ी नहीं, मुझे आपने हैरानी की बात है समाजवादी कि पार्टी आप की मेरे लिस्ट साथ पर हर बहुत सारी चर्चा में चर्चाएं बैठते हैं, की उसके मीनाक्षी बावजूद आप मेरे पर निष्पक्षता को लेकर आप मेरे सवाल उठा रहे हैं। मुझे बहुत दुख हुआ है, मुझे बहुत हैरानी भी हो रही बिल्कुल मैं है। चर्चा में राकेश बैठता हूं, जी, इसीलिए मैं कह रहा हूं। राकेश जी, आप जवाब दीजिए। उन्होंने 80 प्लस दागी उम्मीदवार बता दिए हैं, हालांकि आज मुद्दा जाट का था, लेकिन आप इस पर जवाब दीजिएगा। मैं उसमें पार्टिसिपेट करना चाहता हूं। देखिए, अब सुन लीजिए, अब्दुल हफीज गांधी जी बहुत एक सीजन प्रवक्ता है, सज्जन व्यक्ति हैं। इन लोगों ने जितने भी नाम गिनाए हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लिस्ट उठा करके पढ़ने लगे थे, आपराधिक सूची नहीं पढ़ रहे थे। भाजपा के कैंडिडेट्स कौन कौन से हैं ये बताने का काम करते, सीट भी साथ साथ बताते चलते तो कम से कम इंडिया टीवी पर साथ साथ प्रचार होता चलता, बेहतर होता। नहीं, इनके मैं बहुत निवेदन के साथ, आपराधिक रिकॉर्ड है। नाहिद हसन को इन्होंने कैंडिडेट बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने जैसे ही इस पर आपत्ति जताई, मीडिया में इस बात को लेकर के चर्चा हुई, समाजवादी पार्टी ने तुरंत की बहन इकरा को नामांकन दाखिल करा दिया। अखिलेश यादव जी ने स्वयं संवाददाता सम्मेलन में कहा कि नाहिद के परिवार का कोई लड़ेगा। यानी समाजवादी पार्टी खुद डिरेल हो गई थी कि क्या अपराधी उतार देने से कहीं हमारी छवि को धक्का नहीं लग रहा है। लेकिन उसके बाद फिर समाजवादी पार्टी पूरी बेशर्मी के साथ सामने आई और उसने कहा नहीं, नाहिद हसन ही हमारे कैंडिडेट है। आप देख रहे हैं मुकाबला। चार बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं एक गुजारिश करूंगी कि आप चारों हमारे साथ बने रहिएगा। इस वक्त मथुरा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और मौजूदा सरकार में मंत्री श्रीकांत शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीकांत जी, स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। आप भगवान कृष्ण की नगरी से आते हैं, जहां से चर्चा ये बड़ी जोर शोर से चल रही थी कि योगी जी इस बार मथुरा से चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आप पर भरोसा जताया। आपको क्या वजह समझ में आती है? आज भी योगी जी चुनाव लड़ रहे हैं, आज भी यहाँ प्रधानमंत्री जी मतलब ये चुनाव में हमारा हर कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है आज। तो ये चुनाव, ये जो चुनाव है ये उत्तर प्रदेश के विधानसभा का चुनाव नहीं है, ये चुनाव केवल विधायक का चुनाव नहीं है, ये चुनाव उत्तर प्रदेश में आने वाला जो हमारा नेक्स्ट जनरेशन है उसके लिए बेहतर भविष्य देने वाला चुनाव है। इस देश को एक नई दिशा देने वाला चुनाव है, क्योंकि बदलाव, फर्क साफ है। बदलाव देखिए, आप 2014 से पहले का भारत कैसा था, 2014 के बाद का भारत कैसा है, 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश कैसा था, 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश कैसा है। तो बदलाव आपको दिखेगा, फर्क साफ दिखेगा आपको। पहले 2017 से पहले गुंडाई होती थी, माफिया का राज होता था, गुंडों को संरक्षण दिया जाता था, हमारी बेटी के साथ छेड़खानी की घटनाएं होती थी, घर के अंदर तक जाकर इतनी हिम्मत बढ़ गई थी असामाजिक तत्वों की, गुंडों की, कि घर के अंदर बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं होती थी। और जब शिकायत लेकर थाने में जाते थे तो वह गुंडा पहले से ही थाने में बैठा होता था, दरोगा की कुर्सी पर बैठा होता था, गली में हमारी बेटी को अपमानित करता था, और थाने में जाकर जो माँ बाप है, जो पेरेंट्स हैं, वह अपमानित होते थे। तो हमने उत्तर प्रदेश से गुंडे को समाप्त किया है। देखिए श्रीकांत जी, आप ये कह रहे हैं कि गुंडा राज समाप्त हुआ है, आप ये कह रहे हैं कि बहुत कुछ परिवर्तन आया है और फर्क साफ है, और एक बहुत बड़ा परिवर्तन 2017 से लेकर 2022 तक में आया है, वो है जातिगत समीकरण। अब जैसे जाटों की बात कर लें, एक तरफ समाजवादी पार्टी आरएलडी के गठजोड़ के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत हावी है। ये कहा जा रहा है कि जाट नाराज हैं और बीजेपी से छिटक रहे हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा चाहते हैं, जो उत्तर प्रदेश में रोशनी चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में जो बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में जो बेहतर शिक्षा व्यवस्था चाहते हैं, वह सब भाजपा के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी 100% की राजनीति करती है, हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते। सभी जातियां हमारे साथ हैं, सभी धर्म हमारे साथ हैं, क्योंकि सुरक्षा सबको चाहिए, सुविधाएं सबको चाहिए। तो जिनको सुरक्षा चाहिए और सुविधा चाहिए वह सब भाजपा के साथ हैं।
सपा के कार्यकाल को देखा, बसपा के कार्यकाल को देखा, एक जाति वर्ग के कुछ ही लोगों को सरकार तक सीमित रहती थी। सरकार एक वर्ग विशेष के लोगों तक ही सरकार सीमित रहती थी। हमारी सरकार तो सबकी सरकार है। आज बिजली समान रूप से सभी जिलों में जा रही है। आज उत्तर प्रदेश का जो गांव है, सूर्य अस्त के बाद और सूर्य उदय तक रोशनी ही रोशनी रहती है। तो ये बदलता उत्तर प्रदेश है, ये प्रगति के रास्ते पर बढ़ता हुआ उत्तर प्रदेश है। सर, मैं बिजली पर आऊंगी, लेकिन आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती, लेकिन बीजेपी पर आरोप लगता है कि आप ध्रुवीकरण की राजनीति जरूर करते हैं। जब बात विकास की हो सकती है, रोजगार की हो सकती है, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली की हो सकती है, तो फिर ये मंदिरों की चर्चा क्यों होती है? क्यों मथुरा में भव्य कृष्ण मंदिर होना चाहिए, ये केशव प्रसाद मौर्य को कहना पड़ता है? 500 वर्षों से सनातनी कितने समय से 500 वर्षों से इंतजार कर रहे थे कि अयोध्या में जहां रामलला विराजमान है, जो रामलला जहां पैदा हुए हैं, उसको दिव्यता भव्यता मिले, राम मंदिर का निर्माण हो। मुगलों ने हमारी आस्था पर आक्रमण किया, मानसिक रूप से मुगलों ने हमारा उत्पीड़न किया। तो 500 साल की जो जंग है, जो लड़ाई है, आखिरकार हम लोग संविधान में भरोसा करते हैं मीनाक्षी जी। यह देश संविधान से चलता है और हमारी लड़ाई हम सफल हुए। आज दिव्य और भव्य मंदिर का वहां निर्माण हो रहा है। क्या तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है कार सेवकों पर गोली चलवाना? क्या तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है जो आस्था के केंद्र है करोड़ों सनातनियों के उस स्थान को लेकर कहना कि राम का तो कोई अस्तित्व नहीं है? अदालतों में झूठी एफिडेविट देना कि राम तो है ही नहीं, राम तो काल्पनिक है। क्या ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है? क्या 4 जिलों तक बिजली रहेगी, ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है? क्या एक वर्ग विशेष के कुछ ही लोगों को सरकार का लाभ मिलेगा, ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है? ये तुष्टीकरण तो कांग्रेस और सपा बसपा ने किया। हम तो सबको साथ लेकर चल रहे हैं, समान रूप से सबको सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। 2014 से और 19 तक का सफर मीनाक्षी जी आप देखें, हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस देश के गरीब की थाली में बहन बेटी के लिए शौचालय दिया, गरीब को पक्की छत दी, आयुष्मान का कार्ड दिया, 5 लाख का बीमा जो जिसमें रहता है, हम लोग मुफ्त में सबको वैक्सीन दे रहे हैं। लेकिन आरोप ये है ना श्रीकांत जी कि देखिए, राम मंदिर का मसला कोर्ट में गया, कोर्ट ने आदेश दिया, उस आदेश के बाद आप लोग भव्य मंदिर बना रहे हैं, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद ही ये हो रहा है। अब आपके लक्ष्य में अगला विषय मथुरा इसलिए है क्योंकि पॉलिटिकली आपको सूट करता है। एक तरफ हम विकास कर रहे हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना भी हम लोग साकार कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी, पंक्ति में जो पीछे व्यक्ति खड़ा है उसको आर्थिक रूप से स्वावलंबी हम लोग बना रहे हैं। जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, हम नारा लगाते लगाते यहां तक पहुंचे हैं। तो हमको तो गौरव की अनुभूति होती है कि जिन आंदोलनों के हम लोग हिस्सा रहे हैं, आज वह आंदोलन अपने चरम पर पहुंचा और वो हमारा जो लक्ष्य था वो पूर्ण हुआ। आज लाल चौक पर तिरंगा फहरा रहा है। लाल चौक के साथ साथ कश्मीर के 20,000 विद्यालय के अंदर तिरंगा फहराया जा रहा है। धारा 370 समाप्त हुई। इसलिए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हमारा मुद्दा है। जिस तरह से दिव्य और भव्य कॉरिडोर बनारस में बना, काशी का मॉडल प्रधानमंत्री जी ने देश को दिया है मीनाक्षी जी। उसी तर्ज पर ब्रज 84 कोस का विकास और हमारे भगवान कृष्ण जहां विराजमान है, जो गर्भगृह है, उसको दिव्यता भव्यता अगर हम नहीं देंगे तो कौन देगा? भगवान कृष्ण तो ब्रजवासियों की आत्मा है। नहीं, लेकिन अब बात यह है कि केवल राम और कृष्ण की बात बीजेपी नहीं कर रही है, समाजवादी पार्टी भी कर रही है। समाजवादी पार्टी अब देखिए, अखिलेश यादव हाथों में फरसा भी उठा रहे हैं, कृष्ण उनके सपने में भी आ रहे हैं, वो राम मंदिर जाने की बात भी कर रहे हैं और ये तक कह रहे हैं कि अगर हम सत्ता में होते तो आपसे जल्दी राम मंदिर बना के दिखाते। राम भक्तों पर जो गोली चलवाता हो, राम भक्त जो मंदिर के निर्माण में जो बाधा उत्पन्न करते हो, कांग्रेस ने एफिडेविट दिया अदालत में। आप तो जानती हैं कि राम है ही नहीं, राम तो काल्पनिक है। उसके साथ अखिलेश जी ने 2017 का चुनाव मिलकर लड़ा। ऐसे लोगों से राम मंदिर के निर्माण की आप कैसे अपेक्षा कर सकते हैं? हम तो सनातनी हैं और सनातनी जब जब सत्ता में रहेंगे तब तक 100% की राजनीति करेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे, बिना किसी भेदभाव के कार्य करेंगे और सबको साथ लेकर मां भारती को विश्वगुरु बनाएंगे। लेकिन श्रीकांत जी, को हम लोग साकार करेंगे। आप ये कह रहे हैं, लेकिन हम तो ये सुन रहे हैं कि ब्राह्मण ही नाराज है भारतीय जनता पार्टी से। ये तो एक षड्यंत्र है विपक्ष का। कभी वो जाटों को नाराज करते हैं, कभी ब्राह्मणों की बात करते हैं। हमसे सब लोग खुश हैं और जो अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा चाहता है, जो अपने बच्चों का बेहतर भविष्य उत्तर प्रदेश में चाहता है, वो भाजपा के साथ है, वो कमल के साथ है। सर, एक आखिरी सवाल, उसके बाद फिर मुझे ब्रेक पर जाने का ऑर्डर आ गया है। श्रीकांत जी, ये बताया, तो बिजली मंत्री भी हैं अखिलेश यादव, तो मास्टर स्ट्रोक खेल रहे हैं, ये कहकर 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। अखिलेश जी को सब लोग जानते हैं, जब सरकार में थे तब बिजली देते ही नहीं थे।
तो अब वो बिजली जो व्यक्ति दे नहीं पाया, वो अब कैसे सबको फ्री बिजली दे सकता है? जब सरकार में थे तब तो आप अपने घरों को बिजली देते थे, केवल 4 जिलों को। आप अपने लिए बिजली आप अपने जिले में देते थे, अपने चचा के जिले में देते थे, पर अपने चचा जान के जिले में देते थे। सर आप लोग दे दीजिए फ्री बिजली, 4 जिले VIP आप लोग क्यों नहीं दे पा रहे हैं? हम तो 24 घंटे दे रहे हैं। अभी किसानों के बिल हमने आधे कर दिए। हमारा AT&C लॉस जैसे जैसे धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, वैसे वैसे हम लोगों को सस्ती बिजली देना शुरू कर देंगे। हमने तो करके दिखाया, जमीन पर हम लोग कर रहे हैं। आज हमारे उपभोक्ताओं में जो बिजली जिनके यहाँ जा रही है, उनको सरकार पर भरोसा है कि बिजली मंत्री हमारी तुरंत सुनता है, ट्विटर पे सुनता है, फेसबुक पे सुनता है, 1912 पे सुनता है। आज बिजली को लेकर कोई शिकायत तो करे। आप स्टूडियो में बैठी हैं, आपके यहाँ कोई दिक्कत आए तो आपको मंत्री को फोन करने की जरूरत नहीं है, आप 1912 पर फोन करिए, 30 सेकंड के अंदर आपकी शिकायत रजिस्टर्ड हो जाएगी, अगले 2 घंटे में आपकी शिकायत का समाधान हो जाएगा। हमने तो जनता के हित के लिए काम किया है। हमने तो इस डिपार्टमेंट को उपभोक्ता फ्रेंडली बनाया है। पहले ये कमीशन फ्रेंडली था, हमने इसको कंज्यूमर फ्रेंडली बनाया। ठीक है श्रीकांत जी, हमारी ओर से बहुत सारी आपको शुभकामनाएं। एक स्वस्थ लोकतंत्र में स्वस्थ चर्चा भी हो और स्वस्थ परिदृश्य में चुनाव भी हो। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया टीवी को समय देने के लिए। बहुत धन्यवाद मीनाक्षी जी, बहुत धन्यवाद। मैं सीधा आप ही के पास आ रही हूँ हफीज गांधी साहब। आप देखिए बहुत सारी बातें इस दौरान, इस चर्चा के दौरान हुई। अब मुद्दा यहाँ पर आकर फंसता है कि इधर बीजेपी ने अपने सारे गार्ड्स ओपन कर दिए हैं पूरी ताकत के साथ। अमित शाह खुद अब अगर डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, वोट जुटाने की बात करेंगे, वो तो ये साफ कहते हैं कि हम जातिवाद की बात नहीं करते, हम भाई भतीजावाद की बात ही नहीं करते। और जाटों ने सबसे ज्यादा अगर दिल खोलकर किसी पर प्यार लुटाया है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। मीनाक्षी जी, केंद्र सरकार में जो कैबिनेट विस्तार हुआ था, पहली बार इतिहास में हुआ है कि मंत्रियों की नाम के आगे जाति आई थी, कभी नहीं हुआ ऐसा। और बताया गया कि 27 मंत्री हम ओबीसी समाज से बना रहे हैं, तो ये क्या था? जातिवाद नहीं था तो ये क्या था? अब आज अमित शाह जी उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है लेकिन दिल्ली में मीटिंग कर रहे हैं। 253 लोगों को बुलाया था जिनको ये जाट लीडर्स कह रहे हैं, और ज्यादातर उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। मैं अगर आप चाहें तो मैं लिस्ट लेकर बैठा हूं, मैं गिना दूंगा कौन कौन भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स हैं। तो यूपी में चुनाव है, दिल्ली में आप मीटिंग कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि अगर उत्तर प्रदेश में आपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मीटिंग करी तो आप मीटिंग नहीं कर पाएंगे, लोग विरोध में आ जाएंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो MLAs हैं या मंत्री हैं गांव में जा रहे हैं तो गांव में इनको भगा दिया जा रहा है, लोगों में गुस्सा है। और देखिए जमीनी हकीकत से भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है, वरना जयंत जी को जो ऑफर दिया है इससे भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो रहा है 2022 के अंदर। इनकी जमीनी हकीकत जो है, ये बात तो देखिए हफीज गांधी जी ने सही कही। शिवम, मैं आपके पास आ रही हूँ सवाल के साथ। हफीज जी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, शामली में वाकई ऐसा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को लोगों ने लौटा दिया है? मीनाक्षी जी, मुझे तो समझ में नहीं आता, ये राकेश जी की पार्टी डिजिटली तो इतना मजबूत है ही, लेकिन साथ साथ अपनी लिस्ट आउट करा करा के विपक्ष के प्रवक्ताओं के पास भी भेज दे रही है। मतलब न्यूज चैनल पर बैठकर भी दूसरे प्रवक्ताओं से प्रचार करा रहे हैं। वो अभी जाट नेताओं की लिस्ट बता रहे थे, अभी कैंडिडेट्स की लिस्ट बता रहे थे। आपको अलग तरीके से ना लें, मैं यही सिचुएशन मुजफ्फरनगर। हफीज जी, अब देखिए चर्चा का वक्त वैसे ही कम हो गया है, तो इसलिए सबको बराबरी से बोलने का मौका मिलना चाहिए। शिवम जी बात पूरी करें। नहीं, हाँ, अब मैं यही कहना चाहता था, मुजफ्फरनगर में यही सेम सिचुएशन आज हुई है। वहां पर आरएलडी और समाजवादी पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार एक जनसभा कर रहे थे। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने झंडे लेकर नारे लगाए हैं, और मुझे लगता है ये अपने आप में सही ट्रेंड नहीं है। समाजवादी पार्टी और रालोद ने जो ये काम किया है 2013 में मुजफ्फरनगर जिस तरीके से दंगों में जला है, अब्दुल हफीज गांधी और रालोद पार्टी जो दोनों सपा और रालोद मिलकर प्रदेश में फिर से जो आग लगाने का काम कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि जाट किसके साथ? एक तरफ अमित शाह आज मथुरा में थे, ग्रेटर नोएडा में थे, वहां पर उन्होंने प्रचार प्रसार किया, भारतीय जनता पार्टी का पर्चा उन्होंने घर घर जाकर बांटा। सोचे एक ऐसी तस्वीर भी अब हमें देखने को मिल रही है जहां पर रैलियां बंद हैं। और जाटलैंड जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसी का एक और क्षेत्र मुजफ्फरनगर जहां पर जयंत चौधरी थे। अब देखिए अनिल दुबे जी, मैंने आपसे शुरुआत में एक सवाल पूछा था और फिर मैंने वो वीडियो भी आपके सामने रखा। आपने कहा कि नहीं, प्रसन्न चौधरी के साथ जो कुछ हुआ ये बीजेपी की रणनीति है।
अब चौधरी साहब आपके कैंडिडेट, नाहिद हसन समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट, भड़काने वाले धमकाने वाले नाहिद हसन के समर्थक, इसमें बीजेपी का नाम कहां से आता है? अब भारतीय जनता पार्टी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मीनाक्षी जी हार दिखाई पड़ रही है, तो सारे षड्यंत्र कर रहे हैं। अभी उनके मंत्री श्रीकांत शर्मा जी कह रहे थे कि हम तो जाति की बात नहीं करते, हम धर्म की राजनीति नहीं करते, और जब चुनाव आता है तो एक जाति की मीटिंग बुला लेते हैं, एक जाति के नेताओं को बुला लेते हैं और कहते हैं कि ये फला जाति के नेता है। अपने कार्यकर्ताओं को हरियाणा के, राजस्थान के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अपने कार्यकर्ताओं को बुला करके एक जाति के नेताओं की बात की जाती है। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दंगों की बात करते हो, आप पलायन की बात करते हो, रोजी रोजगार की बात नहीं करते हो, किसानों के भुगतान की बात नहीं करते हो, किसानों के सम्मान की बात नहीं करते हो। 700 किसान एक एक करके शहीद होते गए, उनको श्रद्धांजलि देने की बात नहीं करते हो, उनके परिवारों को मुआवजा देने की बात नहीं करते हो। आप केवल लड़ाने की बात करते हो, आप उनको न्योता देने की बात करते हो, आप इस तरह की बात करते हो। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि आप हताश हैं, निराश हैं और आपको अपनी पराजय साफ साफ दिखाई पड़ रही है। ठीक है अनिल जी, मैं इस पर जवाब राकेश जी से ले लेती हूं, क्योंकि मैं एक बात समझ गई हूं। कहते हो कि हम ना प्रसन्न चौधरी पर आप मुझे जवाब देंगे, सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ भाईचारे को बिगाड़ने की बात करते हो, दूसरी तरफ भाईचारे का माहौल खत्म करना चाहते हो। और हमने भाईचारे को बनाने का काम किया और हम भाईचारे को कायम रखेंगे, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता भी है भाईचारे को ही कायम रखेगी। नहीं, लेकिन ये तो आपने नहीं बताया कि जातिवाद की बात तो आपके यहाँ भी होती है, यादवों की बात होती है, ओम प्रकाश राजभर जातियां गिनाते हैं, वो भी आपके सहयोगी, ऐसे और भी बहुत सारे छोटे छोटे दल संयुक्त करके ये राजनीतिक विमर्श में कहां कौन सी पार्टी में ये हिस्सा नहीं होता है। हम सब लोगों को जोड़ने की बात करते हैं, हम किसानों की बात करते हैं, हम किसानों के उत्थान की बात करते हैं, हम सपा और आरएलडी सबको जोड़ने की बात करते हैं राकेश त्रिपाठी जी, और आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी सबको तोड़ने की बात करती है। जैसे चुनाव आता है नजदीक, वैसे हिंदू मुसलमान हो जाता है। की बात उनके साथ जो है की जा रही थी, तब कौन आया? किसानों के आंदोलन को जब तोड़ने का कुचक्र रचा गया। मैं जवाब दे रही हूँ अनिल जी, मैं आप ही के सवालों का जवाब ले रही हूँ कि चुनाव आता है नजदीक, तब हिंदू मुसलमान क्यों याद आता है? कल क्यों जाट मीटिंग के बाद ये कहना पड़ा कि मुसलमान कभी जाट को वोट नहीं देगा? ये क्यों कहना पड़ा? नहीं, ऐसा कहीं नहीं कहा है भारतीय जनता पार्टी ने, और भारतीय जनता पार्टी जाति के आधार पर, मजहब के आधार पर विचार भी नहीं कर रही है। नहीं, ये गलत बात है राकेश जी। कल बालियान साहब का इस पर कमेंट आया था, आप बहरहाल अपनी बात पूरी करें। नहीं, मैं स्पष्ट कर दे रहा हूं। देखिए, मुजफ्फरनगर दंगे के दाग अभी भी गए नहीं है, वो घाव जो हुए हैं वो भरे नहीं है कि किस तरह से समाजवादी पार्टी की सरकार ने चुन चुन करके जाटों पर मुकदमा लदने का काम किया था, जो पीड़ित थे उनको ही आरोपी बनाने का काम किया था, जो उनकी आवाज उठाने का काम कर रहे थे उनको दंगाई घोषित करने का काम किया था, और जो वास्तविकता में आरोपी थे, कल्पित थे, अपराधी थे, उनको सरकारी वायुयान से मुख्यमंत्री आवास में बुला करके वो चाय नाश्ता करा रहे थे। ये बातें अभी भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोग भूले नहीं कि कैसे उनके बच्चों के साथ क्या अन्याय हुआ था, उनकी मां बहनों के साथ क्या अन्याय हुआ था, ये बात भूले नहीं है राकेश जी। वो भूले नहीं और बीजेपी उन्हें भूलने भी नहीं देगी, है ना? नहीं, हम तो फर्क बता रहे हैं ना कि पिछली सरकार में क्या होता था और इस सरकार में क्या हुआ है। हम तो दोनों सरकारों की तुलना करके बताने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात निवेदन के साथ कहूंगा मीनाक्षी जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश का नेतृत्व आज वो जमीन पर सीधे जनता के साथ संवाद कर रहा है। कहां है अखिलेश यादव जी? क्यों नहीं जनता के बीच में जा रहे? ये सवाल का जवाब कोई नहीं देगा। कहां है मायावती जी? कहां है राहुल गांधी जी? कहां है प्रियंका वाड्रा जी? अमित शाह जी तो आज जनता के बीच में सीधे अपना पंपलेट लेकर के पहुंच रहे हैं, अपनी उपलब्धियों का हम सीधे रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी स्वयं सीधे पहुंच करके जनता के सामने रिपोर्ट कार्ड रखने का काम कर रहे हैं। स्वयं राजनाथ सिंह जी रिपोर्ट कार्ड रखने का काम कर रहे हैं। जगत प्रकाश नड्डा जी रिपोर्ट कार्ड रखने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के नेता से लेकर के और प्रदेश के नेता तक, सामान्य कार्यकर्ता से लेकर के हमारे पदाधिकारी हफीज जी आप ही के पास जा रहे हैं, उनसे संवाद कर रहे हैं। क्यों हिम्मत नहीं जुटा पा रहे अखिलेश यादव जी? ठीक है, हफीज जी जवाब दें। अखिलेश जी डोर टू डोर कैंपेन करेंगे क्या? देखिए, अखिलेश जी ने पूरा उत्तर प्रदेश घूमने की कोशिश की और घूमा भी, और स्वतः भीड़ आ रही थी। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि पूरा सरकारी तंत्र लगा दिया, सरकारी बसें लगा दी, तब भी भीड़ नहीं आ पा रही थी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक अपील करूंगा इलेक्शन कमीशन को कि जो डोर टू डोर मीटिंग में लाखों की, हजारों की, मतलब हजारों की भीड़ जो लेकर घूम रहे हैं, क्या ये कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं है? इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं एक्ट कर रहा है यहाँ पर? तो हमारे लिए तो सारी की सारी रेस्ट्रिक्शन है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये जो भीड़ लेकर अमित शाह जी घूम रहे हैं, इन पर जो है कहीं ना कहीं जो है मॉडल
मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन का और कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन का केस दर्ज होना चाहिए। हम पूरा डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझके साथ संवाद स्थापित कर रहे हैं। आज भी अखिलेश जी ने वर्चुअल मीटिंग की, हमारी वर्चुअल मीटिंग्स चल रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो बार बार जो है वो कोविड प्रोटोकॉल्स को तोड़ने का काम कर रही है, मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन को इसका संज्ञान लेना चाहिए। और एक बात, छोटा सा जवाब दीजिएगा। वो कह रहे हैं कि कोरोना प्रोटोकॉल का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। अब देखिए उनके सिक्योरिटी इतने सारे हैं अमित शाह जी के। नहीं, देखिए सिक्योरिटी को लेकर के इलेक्शन कमीशन ने साफ साफ कहा है सिक्योरिटी पर्सनल्स की अतिरिक्त उनके साथ संख्या हो सकती है, और हम कोविड प्रोटोकॉल्स का पूरा पालन कर रहे हैं। हमने कोविड प्रोटोकॉल्स का उल्लंघन नहीं किया है। समाजवादी पार्टी अभी कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के पास लोग नहीं है, लोग इकट्ठा नहीं कर पाते। अभी कह रहे हैं हजारों लोग, लाखों लोग उनके साथ चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी अभी कह रही है कि उनको वहां से धकेला जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है, काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। यहाँ तो दृश्य आपके टीवी पर चल रहे हैं कि पुष्प वर्षा हो रही है। भाई समाजवादी पार्टी कंट्राडिक्टरी बयान ना करे, विरोधाभासी बयान ना करे, एक बात पर कायम हो कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये क्षमता है कि नहीं है, वो लोगों के बीच में जा रही है। समाजवादी पार्टी के पास ये क्षमता क्यों नहीं है, वो जनता के बीच में क्यों नहीं जा रही? वो तो ये कह रहे हैं ना कि हम वर्चुअल मीटिंग करें, हम कोरोना प्रोटोकॉल का ख्याल रख रहे हैं। अब शिवम, मेरा सवाल आपसे ये है कि जाट को मनाने के लिए अमित शाह निकल तो पड़े हैं, लेकिन क्या वाकई में जाट मानेंगे? क्या वाकई में जाट मानेंगे? क्योंकि जयंत चौधरी का जिस तरीके से रिएक्शन आया, वो तो ये कह रहे हैं कि अगर आप मुझसे नाराज भी हो तो याद रखिएगा ये चुनाव चौधरी अजीत सिंह के लिए समर्पित है। इमोशनल कार्ड भी है यहाँ पर। तो देखिए, मुझे लगता है कि अगर हम जाटों की बात करें तो चाहे महाराजा सूरजमल सिंह हो और चाहे उसके बाद आजादी में राजा नाहर सिंह हो, राजा शाहमल तोमर हो, राजा महेंद्र प्रताप सिंह हो, वो राष्ट्रवादी लोग थे। जो राम भक्तों के हत्यारे हैं उनके साथ इस देश का जाट जाएगा क्या? जो इस देश की सेना से सर्जिकल एयर स्ट्राइक का सबूत मांगता हो उसके साथ जाट जाएगा क्या? और जाट किसी की बपौती है क्या? आप मुझे बताइए ना। अगर कोई परिवार का बच्चा जाट है और लंबे समय से राजनीतिक जीवन में रहा है तो इस देश के नहीं दिया गया, उसको उनका स्मारक नहीं बनने दिया गया, उनके स्मारक बनने की जगह को जबरिया खाली कराया गया। इसको लोग स्वीकार करें। किसानों के ऊपर लाठी चलाई गई, इसको लोग स्वीकार करें। आप उत्तर प्रदेश में भी एक प्रोमिनेंट रोल में रहे, आपने जाटों के बच्चों को दिया क्या? आज जब आपकी सत्ता चली गई तो जाटों के बच्चे याद आ रहे हैं। 2013 में बच्चे याद नहीं आए आपको? तब तो कह दिया मैं ठेकेदार नहीं हूं जाटों का, और आज जाट याद आ रहे हैं। ठीक, अनिल जी जल्दी से जवाब दें। हमारे नेता चौधरी अजीत सिंह जी जब सरकार में रहे तब उन्होंने किसानों के लिए काम किया, उन्होंने चीनी मिलों का जाल बिछा दिया, उन्होंने किसानों के विकास के लिए काम किया। आपने तो किसानों को की शहादत पे 2 शब्द मौन के भी तो नहीं रखे आपने। क्या ये वहां का किसान भूल जाएगा क्या? अरे 2 काम बताइए क्या किया किसानों के लिए आप? 2 बताइए, छोड़िए बाकी सब पड़ेगा। अनिल दुबे जी जल्दी से जवाब दे दें। वो ये पूछे 2 काम बता दीजिए जो जाटों के लिए किया। 2022 में किसानों की आमदनी 2 गुनी हुई। आप बताइए लागत का 1.5 गुना मूल्य दिया गया। आप बताइए 5 सालों में गन्ने का और फसलों का मूल्य बढ़ाया गया। महंगाई चरम सीमा पर बढ़ती रही, लेकिन किसान के फसलों का मूल्य नहीं बढ़ाया गया। हाँ, किसानों को सड़कें दी, हम 14,000 करोड़ का जो कर्ज छोड़कर गए थे वो वापस दिया, हाफ इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, 24 घंटे बिजली दी। ठीक है हफीज जी, मैं आखिरी रिएक्शन लेने के लिए आपके पास आ रही हूँ। ये तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमने जितने जाट उम्मीदवार खड़े किए सारे के सारे जीत कर आए। उन्होंने बालियान का जिक्र किया, उन्होंने सांसदों से लेकर विधायकों का भी जिक्र किया। मेरे पास माफ कीजिए समय इतना ही था, मुझे यहीं पर अपनी चर्चा को विराम देना पड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।